हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 9वां चैप्टर रीढ़ की हड्डी। इसके राइटर है जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म हुआ था 1917 में बुलंदशहर में, उत्तर प्रदेश के, और मृत्यु हुई थी 1978 में। और स्थान नहीं पता है किसी को कि कहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। इनका परिचय: जगदीश चंद्र माथुर जी एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं, एक सीनियर हैं और सांस्कृतिक पुरुष थे। ये अपने आकाशवाणी में काम करते हुए हिंदी के लोकप्रिय बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी इतना लोकप्रिय जो हुआ है वो कुछ महान लेखकों की वजह से हुआ है, जिसमें से एक ये थे। और ये प्रसिद्ध नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मतलब कि ये किस नाम से फेमस है? नाटककार। ये नाटक बहुत ज़्यादा लिखा करते थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा, शारदीय आदि। गद्य संबंधी: इस एकांकी में जगदीश चंद्र माथुर जी ने स्त्री शिक्षा को महत्व दिया है। मतलब उन्होंने बताया है कि किस तरीके से स्त्री शिक्षा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसा आज आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए, तो उसी को महत्व दिया है उन्होंने और नारी सम्मान का महत्व प्रदान किया है। तो चलिए पढ़ते हैं, पात्र समझ लेते हैं। उमा एक सुशिक्षित युवती है, मतलब एक एजुकेटेड लिटरेटेड गर्ल है। और राम स्वरूप उमा के पिता हैं। प्रेमा जो है वो उमा की माँ है। शंकर एक युवक है, गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं। और रतन जो है वो राम स्वरूप का नौकर है। मतलब इसमें आप रिश्ता लेकर आया हुआ है गोपाल प्रसाद ने शंकर का रिश्ता उमा के लिए, तो उन्हीं पर बात चल रही है। चलिए पढ़ते हैं। एक कमरा, अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नज़र आ रही है वह अधेड़ उम्र के हैं। एक तख्त को पकड़े हुए कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। मतलब राम स्वरूप जी आ रहे हैं और उनके साथ रतन है। राम स्वरूप बोल रहे हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे। उधर तख्त के रख जाने के आवाज़ आती है। मतलब कि राम स्वरूप जी जो थे उन्होंने रतन से कहा कि धीरे धीरे चलो, मैं नहीं चल पा रहा हूँ, और इसे उधर मोड़ के रख दो। और फिर उन्होंने रख दिया। फिर रतन कह रहे हैं, बिछा दे साहब। राम स्वरूप गुस्से में बोल रहे हैं, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब? और यह पसीना किस लिए बहाया है? मतलब राम स्वरूप गुस्सा हो गए कि बिछाएगा नहीं तो और क्या करेगा, बिछा इसे। अब रतन वो तख्त बिछा रहा है और हंस रहा है। राम स्वरूप दरी उठाते हुए दरी उठा रहे हैं। और बीवी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। और कह रहे हैं कि बीवी जी के कमरे, मतलब कि जो प्रेमा है, उनके कमरे से सितार और हारमोनियम उठा ला, रतन से कह रहे हैं। और फिर रतन जाता है और जो पति पत्नी है वो तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा: लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी उमा तो मुंह फुलाए पड़ी है। मतलब रिश्ता आ रहा है पर जो उमा है वो तो मुंह फुलाए पड़ी है। राम स्वरूप पूछ रहे हैं, क्या हुआ? प्रेमा कह रही है, तुम्ही ने तो कहा था कि उसे ठीक ठाक करके नीचे लाना। राम स्वरूप कहते हैं, अरे हाँ देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं, खुद पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभी सोसाइटी में जाते हैं, मगर चाहते हैं कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। मतलब राम स्वरूप कह रहे हैं कि जो भी रिश्ता लेकर आ रहे हैं गोपाल प्रसाद, वो चाहते हैं कि जो भी युवती हो पढ़ी लिखी ना हो, परंतु उमा बहुत ही ज़्यादा सुशिक्षित है। तो आगे क्या होता है देखते हैं। प्रेमा कह रही है, और लड़का? मतलब लड़की तो पढ़ी लिखी नहीं चाहते हैं, और लड़का? राम स्वरूप कहते हैं, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। लड़के ने बीएससी किया हुआ है और अब लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, पढ़ाई का दूसरा, क्या करूं, मजबूरी है। मतलब राम स्वरूप जी कहते हैं कि लड़का तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा है, अपने पिता से भी ज़्यादा, और लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। रतन: बाबूजी बाबूजी। रतन बुला रहा है अभी राम स्वरूप को। राम स्वरूप दरवाजे से बाहर निकल कर आए और बोला, अरे प्रेमा, वे आ भी गए। मतलब कि अभी गोपाल प्रसाद जी आ गए और उमा को समझा रहे हैं। मतलब कि प्रेमा से कह रहे हैं कि उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी मेहमानों के सामने। और फिर अभी मेहमानों से कह रहे हैं राम स्वरूप जी, हाँ हाँ आइए 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 बाबू। मकान ढूंढने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? राम स्वरूप जी गोपाल प्रसाद से पूछ रहे हैं। अब गोपाल प्रसाद जी खखार कर बोल रहे हैं कि नहीं, तांगे वाला जानता था रास्ता कैसे नहीं मिलता। तो गोपाल प्रसाद जी का कहने का अर्थ है कि आसानी से मिल गया। राम स्वरूप फिर हंसते हुए बोलते हैं, लड़की की तरफ मुखातिब होकर, मतलब कि शंकर से पूछ रहे हैं कि और शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर कहता है कि जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। तो छुट्टियां तो नहीं चल रही है, बट सैटरडे संडे था तो मैं चला आया। राम स्वरूप जी कहते हैं, तो आपके कोर्स ख़त्म होने में अब तक कितने साल भर रहा होगा? तो शंकर जी कह रहे हैं, जी यही कोई 1-2 साल।
रामस्वरूप कह रहे साल 2 साल। शंकर कह रहा है हाँ 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 जी, 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। मतलब कि शंकर कह रहा है कि 1 आध साल का मार्जिन इसलिए रखता है क्योंकि वो बाई चांस अगर 1 साल फेल हो गया तो फिर परेशानी आ सकती है, तो इसीलिए 1-2 साल का वो मार्जिन रखता है। गोपाल प्रसाद जी अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए बोलते हैं, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात करें। गोपाल प्रसाद जी कह रहे हैं। रामस्वरूप चौंक जाते, बोलते बिजनेस, कैसा बिजनेस। फिर उन्हें समझ में आया, अच्छा शादी की बात, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। गोपाल गोपाल प्रसाद जी कहते हैं कि ये सब तकल्लुफ़ करते हैं, मतलब कि कह रहे हैं कि आप लोग को यह तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी। रामस्वरूप कहते हैं तकल्लुफ़ किस बात की, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अब रामस्वरूप जी अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद अपने लड़के से कहते हैं, क्यों क्या हुआ। मतलब कुछ तो कर रहा था शंकर, इसलिए उन्होंने कहा क्यों क्या हुआ। तो शंकर ने कहा कुछ नहीं। अब गोपाल प्रसाद जी कह रहे हैं, झुक कर क्यों बैठे हो, तबीयत तो ठीक है, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। और इतने में ही तुरंत वहाँ पर रामस्वरूप आ जाते हैं चाय की ट्रे लेकर। तो गोपाल प्रसाद जी यहाँ पे अपने बेटे को कह रहे थे कि सीधे होकर बैठो, क्योंकि उनका बेटा झुक कर बैठा था, क्योंकि उसकी रीढ़ की हड्डी शायद नहीं थी, तो उन्होंने आगे नहीं बोल पाए क्योंकि रामस्वरूप आ गए थे। गोपाल प्रसाद अभी कहते हैं, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप से कह रहे हैं कि आखिर आप माने नहीं, चाय और समोसे लेकर ही आए। अब रामस्वरूप चाय की प्याली में डालते हुए चाय को बोलते हैं, हाँ हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या फिर हिंदुस्तानी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और ज़रा चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। अभी जो शंकर है वो खखार कर अपने पिताजी को सुनाता है कि सुना है सरकार अब ज़्यादा चीनी लेने वालों पर टैक्स लगाएगी। मतलब वो अपने पिताजी को टोन मार रहा है कि जो भी अभी ज़्यादा चीनी खाएगा उस पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद जी चाय पीते हुए बोलते हैं कि सरकार जो चाहे वो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक चीज़ पर टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप जी पूछते हैं कि वह क्या। गोपाल प्रसाद बोलते हैं, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप इतने में हंसने लगते हैं, पर वो बोलते हैं मजाक नहीं, यह ऐसा टैक्स है कि जनाब देने के लिए लोग चूँ भी नहीं करेंगे। तो रामस्वरूप, ये उनका जोकिंग पार्ट था। तो रामस्वरूप जोर से हंसते हुए बोलते, वाह वाह, क्या खूब सोचा है आपने। वाकई आजकल खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है। हम लोगों को ज़माने में तो यह कभी उठता भी नहीं था। तश्तरी गोपाल की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। गोपाल प्रसाद, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। समोसा उठाते हुए वो बोलते हैं। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू। शंकर कहता है, किस मामले में। रामस्वरूप पूछते हैं, यही कि शादी करने में खूबसूरती का कितना हिस्सा होना चाहिए। गोपाल प्रसाद बीच में ही, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लड़की खूबसूरत होना निहायती ज़रूरी है, और जायचा मतलब जन्म पत्र तो मिल ही गया होगा। मतलब अब ब्यूटी जो टैक्स लगाने की बात कर रहे थे वो अभी बात हटा दी इन्होंने, और कहा कि वो बात अलग है, मैं यहाँ पर जो भी पुत्री हो वो खूबसूरत होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रामस्वरूप कहते हैं, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। मतलब कि कहते हैं कि अब जन्म पत्र मिलने में क्या परेशानी है, उसको तो रख भी दिया हम लोगों ने। शंकर भी हंसता है, मगर गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं कि लड़कियों को अधिक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिलाई पुराई कर लें बस। रामस्वरूप कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, अरे ज़रा पान भिजवाना तो। मतलब रामस्वरूप मज़े को एक तरफ सरका देते हैं, मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुँह करके बोलते हैं कि पान भिजवा देना। उमा पान की तस्तरी अपने पिता को देती है। उस समय उसका चेहरा ऊपर को उठ जाता है और नाक पर रखा हुआ सुनहरी रिम वाला चश्मा दिखाई देता है। बाप बेटे चौंक जाते हैं। मतलब उनको ऐसी बहू चाहिए थी जिसके चेहरे पर चश्मा ना हो। और गोपाल प्रसाद शंकर एक साथ बोलते हैं कि अरे चश्मा। रामस्वरूप बोलते हैं, जी वह पिछले महीने उसकी आंखों में थोड़ा सा दर्द होने लगा था, जिसके कारण चश्मा लगाना पड़ा। गोपाल प्रसाद कहते, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो नहीं लगाए ना। रामस्वरूप जी कहते, नहीं साहब, वह तो मैंने अर्ज किया ना। गोपाल प्रसाद कहते हैं, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। मतलब अभी वो बातचीत आगे करने वाले हैं। मतलब वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि जो भी लड़की हो वो ज़्यादा पढ़ी लिखी हो। रामस्वरूप कहते हैं, वहाँ बैठ जाओ उमा, उस तख्त पर, अपने बाजे बाजे के पास। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है। हाँ, कुछ गाना बजाना सीखा है। मतलब पूछ रहे हैं कि गाना वाना आता है या नहीं। रामस्वरूप कह रहे हैं, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी दोनों बजा लेती है। सुनाओ तो उमा एक आधा गीत। मतलब सितार के साथ सुनाने के लिए कहते हैं।
तो उमा सितार पर मीरा का मशहूर भजन मेरे तो गिरधर गोपाल गाना शुरू कर देती है। और ये हम लोगों को चैप्टर में भी था, 6th चैप्टर में। अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है तो फटाक से जाके पढ़ लें। उसकी आंखें शंकर की झेंपती सी आंखों से मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। मतलब उसकी आंखें शंकर के चेहरे पर रुक जाती हैं। वो पहचान लेती है कि शंकर कौन है। अभी आगे क्या होता है। रामस्वरूप पूछते कि गाना क्यों बंद कर दिया, गाने को पूरा करो उमा। गोपाल प्रसाद कहते नहीं नहीं साहब, काफ़ी है, आपकी लड़की अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को बढ़ती है। गोपाल प्रसाद कहते अभी ठहरो बेटी। रामस्वरूप कहते हैं थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठती है, मतलब वो जाना चाहती थी परंतु गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप ने रोक लिया। गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं कि तुम्हें पेंटिंग वेंटिंग भी सीखी है ना। उमा चुप रहती है। रामस्वरूप कहते हैं हाँ, वह तो मैं आपको बताना भूल ही गया। यह जो तस्वीर टंगी हुई है ना कुत्ते वाली, इसी ने बनाई है, और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद कहते हैं यह तो बात अच्छी है, और सिलाई वगैरह। रामस्वरूप कहते हैं कि सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहाँ तक कि मेरी कमीज भी इसी ने सी है। इस पर यह कहकर वो हंसते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप रहती है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, मतलब उमा कुछ बोल नहीं रही है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर हो जाते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं, मतलब कि डर जाते हैं रामस्वरूप कि क्या होगा। रामस्वरूप कहते हैं कि जवाब दो उमा। गोपाल से हाँ हाँ ज़रा शर्माती है। इनाम तो इसने, मतलब कि अब रामस्वरूप इतना ही बोल पाए कि इनाम तो इसने जीता ही है, बोलना जा रहे थे, बट उतने में गोपाल प्रसाद ने कहा ज़रा इसे भी मुंह खोलना चाहिए, आप क्यों बार बार बोले जा रहे हैं, क्योंकि सारे सवालों के जवाब रामस्वरूप दे रहे हैं, उमा तो चुपचाप बैठी है। तो रूखी आवाज़ में बोलते हैं गोपाल प्रसाद कि इसे भी मुंह खोलना चाहिए। रामस्वरूप कहते हैं उमा देखो आप क्या कर रहे हैं, जवाब दो ना, मतलब कि वो क्या कह रहे हैं उसका जवाब दो। तो उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज़ बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छी बात है, वरना। उमा यह कहने लगती है डायरेक्ट, और फिर रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा 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 कहती है अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद ताव में आकर बोलते हैं बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ पर बुलाया था। उमा कहती है जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं हो रही है जो यहाँ पे आप यहाँ पर हमारा इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। शंकर कहता है बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद कहते हैं क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो। अब रामस्वरूप यहाँ पे चुप हो जाते हैं। उमा कहती है जी हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ये आपका पुत्र की तरह लड़कियों के हॉस्टल में ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इससे पूछिए कि इसकी नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। मतलब उमा जो है वो शंकर को बता रही है कि शंकर की बैकबोन कैसे टूटी। इसकी पिटाई हो गई थी हॉस्टल में लड़कियों के द्वारा, जिसकी वजह से इसकी बैकबोन टूट गई थी। तो रामस्वरूप अभी उमा को चुप करा रहे हैं। उमा उमा चुप हो जाओ। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में बोलते हैं बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की BA पास है और आपने मुझसे कहा कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। दरवाजे की ओर जाने लगते हैं। उमा भी रोते हुए स्वर में बोलती है कि जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि ये आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। तो उसकी बैकबोन नहीं रहती है, जैसा मैंने बताया पिटाई की वजह से वह टूट गई थी। तो बाबू गोपाल प्रसाद बेबसी और गुस्सा लेकर वहाँ से चले जाते हैं, और उमा वहाँ पर सहसा चुप हो जाती है और फिर रोती है। तो ये कहानी ली गई है भोर का तारा से, और इसमें हम लोगों को यही सीख मिलती है कि लड़कियों की शिक्षा ज़रूर होनी चाहिए, उन्हें अधिक महत्व देना चाहिए और उन्हें ज़रूर सुशिक्षित करना चाहिए। तो ये चैप्टर हम लोगों का रीढ़ की हड्डी का नाम इसीलिए था इसका। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग पढ़ेंगे ठेस। काफ़ी लंबा पूरक पठन है, बट वी विल स्टडी अबाउट इट। सो फॉर नाउ इट इज़ इनफ। सो बाय।